इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 10 मूल निवासियों का विस्थापन भाग 2। इसमें हम पारस्परिक धारणाएं पढ़ेंगे और उसके बाद भी अपना आगे का टॉपिक है। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए शुरुआत करते हैं इसको। पारस्परिक धारणाएं देखते हैं यहाँ पे कि 18वीं सदी में उस समय करीबन 1750, 1760, 1770 के इर्द गिर्द का बात यहाँ पर हो रहा है। उसी को 18वीं सदी बोलते थे। तो 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे कि कौन सभ्य है, कौन असभ्य, कौन मतलब अच्छा है, कौन खराब। पहचान ऐसे होती थी कौन पढ़ा लिखा है, कौन थोड़ा नॉलेज वाला है कि नहीं है, धर्म में कौन संगठित है उसके अनुसार, और हमारा शहरीपन कैसा है उसके अनुसार। आज सभ्यता का मायने अपने भारत में देखा जाए तो लोग मानते हैं कि पढ़ा लिखा स्टैंडर्ड होना चाहिए, नौकरी पेशा आदमी होना चाहिए, वही सभ्य है। जो अरबों खरबों रुपया कमाता है उसको लोग सभ्य नहीं बोलते हैं, उसको लोग गुंडा बोलते हैं, मवाली बोलते हैं। तो ये आज का सोच है, नियम भी समझ सकते हो। लेकिन इस सोच को बदलना है तो कोशिश तो करना पड़ेगा। शायद अभी आप लोग 11th क्लास में हो तो कोई शायद ही आपको सभ्य बोल देवे, नहीं तो 11, 12 ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को लोग सभ्य तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि आज तक हमको लोग नहीं बोल पाया। तो 11, 12 के बच्चों को तो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों को पचेगा नहीं, ये डीएनए में ही नहीं है उनके कि ऐसा बोल सके किसी के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जरूर बोलेंगे, बोलते भी हैं, लेकिन वही है 10 में से 2 गाली देने वाला तो मिल ही जाता है, और है भी। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। कैसे में? फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जिसमें उनका नाम था जियां जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे। क्या थे? तारीफ के काबिल थे कि इनका तारीफ किया जा सकता है, ये तारीफ के लायक हैं, क्योंकि वह असभ्यता के विकृतियों से अछूत थे। तो जो असभ्यता की विकृति मतलब कुछ पहचान जो होता था, उस पहचान से ये अलग थे, इसलिए इनको सभ्य माना जाता था, इसलिए इनकी तारीफ होती थी। क्योंकि ये दर्शन शास्त्री थे, जहां जाते थे वहां से कुछ लिख कर लाएंगे, कुछ समझ कर लाएंगे, कुछ नया टेक्नोलॉजी लाएंगे, बताएंगे, इसीलिए वह सभ्य थे। अगर आप समाज को कुछ देने लायक हो, अगर आप समाज को एक अच्छा मार्ग दिखा सकते हो तो आप सभ्य हो। अगर आप किसी भी कोटि का हो, किसी भी जात प्रणाली का हो, लेकिन आप संसार को डुबाने का काम करो तो लोग आपको असभ्य ही बोलेंगे। इसके लिए एक प्रचलित पद था, जैसे में उदात उत्तम जंगली। इसी पर एक यहाँ पर नोवेल है, द नोबेल सैवेज। ये किताब जो था जब लिखा गया था तो बहुत ज्यादा बिका। एक दूसरा नजरिया यहाँ पर सामने दिया जा रहा है। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ पंक्तियों में मिलता है, शायद कोई नीचे दिया गया होगा। एक दूसरा नजरिया जो आपको यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ के पंक्ति में मिल ही गया। तो वर्ड्सवर्थ और रूसो में दो थे ना, रूसो ऊपर वाला, तो रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिलता था। ये लोग अमेरिकी मूल निवासी से मिलना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको असभ्य मानते थे ना जी। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि जंगलों में रहते हैं। अमेरिका के मूल निवासियों को बोला कि जंगलों में रहते हैं, जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने और परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम है। जिसका मतलब यह होता है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। साफ साफ इनका बोलना यह है, मतलब यही बोलना है कि जो लोग प्रकृति के इर्द गिर्द रहते हैं, प्रकृति के समीप रहते हैं, निकट रहते हैं, मतलब जो पेड़ पौधा से लगाव रखता है, फसल से लगाव रखता है, उनकी कल्पना शक्ति और भावना
अत्यंत सीमित होती है, मतलब एक लिमिट में होता है। आपको मैं यहाँ पर बता दूं, जो पेड़ लगाता है वो पेड़ क्यों लगाता है? समझो, पेड़ लगाता है कि अच्छा हवा मिले, छाह मिले, फल मिले, लकड़ी काटूं तो बेचूं, पैसा मिले, और बहुत सारे इसका फायदा है। तो अगर सीमित होती तो वो ऐसा सोचता क्या? नहीं सोचता। लेकिन ये लोग एसी रूम में बैठकर, संसार को गंदा करने वाले लोग, एसी रूम में बैठकर अधर्म फैलाने वाले लोग, मैं ऐसे लेखकों को कभी भी अच्छा तो बोलूंगा नहीं, कि जो एसी रूम में बैठकर लाइफ स्टाइल एकदम अमीरों का जिंदगी जीकर और वो कहे कि जो प्रकृति के निकट रहता है उनकी कल्पना शक्ति कम होती है, ऐसा बोलने वाले की कल्पना शक्ति बहुत कम होती है, क्योंकि वह क्षुद्र है, इसीलिए उसको ऐसा लगता है। आप समझ लो कि जो भी प्रकृति के निकट रहा है वह इतना शक्तिशाली होता है जितना एसी में बैठने वाले लोग चाहे लड़के नहीं होते होंगे। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे, मूवीज देखोगे, चाहे आप आदिवासियों को ही देख लो, जितना वो फुर्ती से दौड़ लेते हैं उतना आम जिंदगी में रहने वाले बच्चे नहीं दौड़ पाएंगे, ना ही बूढ़े दौड़ पाएंगे। बूढ़े जवान की तो बात छोड़ दो, उनसे तो दौड़ ही नहीं होता है। आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो उनके बराबरी में दौड़ सकते हैं, नहीं तो एक भी नहीं। छोड़िए इनकी कल्पना शक्ति का बात अलग हो गया कि वो लोग क्या सोचते थे, लेकिन आप इतना समझो कि प्रकृति के निकट जो भी रहता है उनकी कल्पना शक्ति भी और उनकी भावना भी असीमित नहीं होता है, असीमित होता है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। अब यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का बात चल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंसी और वर्ड्सवर्थ के समकालीन थॉमस, उनके समकालीन जो थे साथ में काम करने वाले थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जा सकता है। देखो कैसा शब्द बोला है कि इस पर लोग भड़क सकते हैं। यह अभागी नस्ल है। समझो कि आज के जमाने में ये राइटर अगर होते ना तो इनको जूता चप्पल तो छोड़ो, तलवार से लोग मारने के लिए दौड़ता कि जिस देश में जा रहे हैं उसी के मूल निवासी को बोल रहे हैं कि वह अभागी नस्ल है, खराब नस्ल है, जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतना मेहनत किया, इतना जहमत उठाई और अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। वो अगर सभ्य नहीं रहते, भावना उनके पास नहीं रहती, तो आपको अपने घर में बसने नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, अगर वह यहाँ पर उठाया जा रहा है कि उनको सुधारने के लिए जो जहमत उठाए, अरे वो तो इतना सुधरे हुए थे कि आपका मन उनके इलाके पर बस गया, नहीं तो आप उनके इलाके में बसते अगर आपको वो खराब लगता तो ऐसे लोगों को बोला जाता है घर के भेदी लंका ढाए, और जो थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। ये वैसे ही राइटर थे, इसीलिए इनका नाम ज्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन जितना भी फेमस हुआ लोग इनको गाली देने से कम थकते नहीं हैं। यह दिलचस्प है कि और ऐसे लोगों का नाम भी लोग याद नहीं रखना चाहते, इसलिए तो किताबें में रह जाता है। यह दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक, एक और लेखक का नाम यहाँ पर है, देखो आप, वाशिंगटन इरविंग। तो वाशिंगटन इरविंग ने जो वर्ड्सवर्थ से खासे छोटे थे, मतलब ज्यादा नहीं, 5-10 साल नहीं तो 2-3 साल, तो खासे का मतलब हो जाता है कि 1-2 महीना चाहे 1 साल, उतने ही छोटे थे और जो मूल निवासियों से सचमुच मिले थे। ये एक राइटर ऐसे थे जो जाकर मूल निवासियों से मिले थे और उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप से किया। कैसे? इन इंडियंस की असली जिंदगी, ओ शायद इधर के ही लोग जाकर उधर बसे हुए थे। जिन इंडियंस इसलिए लोग मानते हैं क्योंकि मूल निवासियों को लोग इंडियन ही मानते हैं। हम लोग मूल निवासी हैं तो भैया हम लोग इंडियन, हम लोग का भारत, तो भारत को अंग्रेजों ने नाम दे दिया इंडिया, लेकिन हम लोग इस इंडिया का नाम को बदलकर हम भारत रख रहे हैं और आशा है कि आने वाले 1-2 साल में हम भारत के नाम से संसार में जाने जाएंगे।
जिन इंडियंस की असली जिंदगी को देखने का मुझे मौका मिला वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफी भिन्न है। कविताओं में जो हमने पढ़ा उनके बारे में उससे काफी अलग है। यह सच है कि गोरे लोग जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते। ये बात सही है कि कुछ जंगली लोग वो गोरे लोग पर भरोसा नहीं करते और जिनकी भाषा भी नहीं समझते और उनकी संगत में रहने पर वे काफी कम बोलते हैं कि भैया आपके संगत में नहीं रहना है। पर परिस्थितियां वैसी ही हो तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह अल्पभाषी हो जाता है। अगर परिस्थिति वैसी हो जैसा उन लोगों के पास था तो परिस्थिति भी वैसे ही हो जाएगी जैसा उन लोगों का था। कितना भी पढ़ा लिखा आदमी जाकर बोका बन जाता है बोका लोग के बीच में रहते रहते। इसीलिए कहानी है अंधेर नगर का चौपट राजा। वहां पर सब अंधा था, राजा अंधा, मंत्री अंधा, लोग अंधे। वहां पर एक आंख वाला चला गया, गलती से नहीं। वहां पर आप हातिम देखे होगा तो उनका कहानी तो पता ही होगा। गलती से नहीं, वहां पर कुछ काम के लिए गया तो वहां पर जो अंधे थे उन्होंने हाथ पकड़ा, किसका? जो देख सकता था उसका हाथ पकड़ा और उसको राजमहल तक ले जाकर छोड़ दिया कि भैया तू टकराइयो मत। तो जो देख सकता था वो भी क्या करेगा, चुपचाप था, भैया ले चल जहां ले चलना है। तो बात यही है, अपने तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं। जो इंडियंस अपनों के बीच होंगे तो वे नकल उतारने में उस्ताद मतलब मास्टर मतलब कि उनके जैसा कोई कर नहीं सकता और गोरे की नकल उतार कर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। यहाँ पर ये लोग करते क्या थे कि गोरों का नकल उतार कर अपने बीच में मनोरंजन करते थे, मतलब एज एक्टिंग करते थे। यहाँ पर बात है कि वही गोरे लोग जो समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं, मतलब अपने भव्यता और गरिमा से हम इनको प्रसन्न कर चुके हैं, ऐसा गोरा समझता है गोरे लोग समझते थे। गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते थे मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क हो। तो गोरे लोग काले लोगों को जो जंगल में रहते थे उनको जानवर के जैसे ही समझते थे कि उनके और जानवरों में कोई फर्क नहीं हो। मैं इसका साक्षी हूं और साक्षी कौन है? राइटर का नाम है वाशिंगटन इरविंग। इसीलिए आज अमेरिका का सबसे मेन जगह है वाशिंगटन में जितना अमीर लोग रहता है उतना इस दुनिया में कहीं नहीं रहते होंगे, ये गारंटी है, क्योंकि सारा अमीर जाकर वाशिंगटन में ही बसल है। हर चीज आपको वाशिंगटन में मिल जाएगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट का घर वहां पर मिलेगा, निवास मिलेगा, अंडरग्राउंड बंकर मिलेगा जहां पर एक चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती, मतलब चिड़िया भी उड़ कर नहीं जा सकती उतना दूर तक। उसको दूर रहने के बाद भी उसको शूट किया जा सकता है, चिड़िया तक उड़ने की इजाजत नहीं है उसके अंदर। यथी में क्या बोलते हैं, पिंजरा में बांध कर लोग रखते होंगे, ये बात अलग हो जाती है। मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। उपहार के अलावा वो कुछ भी आदान प्रदान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मूल बासिंदे यही चाहते थे। दूसरी ओर की हम यहाँ पर बात करेंगे तो दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोग जो अमीर होने का सपना देखते थे वो लोग मछली और रोएदार खाल, उसी को वो लोग माल और सामान समझते थे जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। मछली और रोएदार खाल को सामान समझ कर वो लोग बेचने के लिए ले जाते थे कि मुनाफा होगा। इन बेची जाने वाली चीजों के दाम, जो ये बेच रहे हैं, बेची जाने वाले चीजों का दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बढ़ते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित
बाजार का जरा भी बोध नहीं था। समझो यहाँ पर कि मूल निवासी इसे नहीं समझते थे कि कुछ दूर यूरोप में स्थित एक बाजार है, उसके बारे में इन लोगों को थोड़ा भी नहीं पता था। ये लोग तो जितना मिलता था उसको दे देगा, भाई ले जाओ, मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, काम खत्म। उनके लिए तो यह सब पहले की तरह था, एकदम पहले का तरह, कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीजों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम देते थे। उनके लिए यही था कि कुछ सामान मिल जाता था, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। समझो यहाँ पर कि वे जो थे वहां के मूल निवासी अमेरिका के, यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। कैसे? प्रचुर मात्रा में देखो यहाँ पर मूल निवासियों की कई लोक कथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया है और उनका वर्णन लालची और धूर्त के रूप में, लालची और घटिया के रूप में किया गया था। लेकिन चूंकि वे काल्पनिक कथाओं के शकल में थी, केवल काल्पनिक कथाओं के शकल में थी, इसलिए यूरोपीय लोग उनके सही संदर्भ को काफी बाद में जाकर समझ पाए। यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों उद्बिलाओं को हलाल किया था। उद्बिलाओं का मतलब आप समझना, आप देखे होंगे कभी कभी किसी फोटो में कि अमेरिका में जंगल में आपको बड़ा बड़ा सिंह वाला भैंसा जैसा दिखने वाला जानवर बहुत भाग रहा था, उसी को ये लोग मारते थे। उसका हलाल किए, गर्दन काट दिए, मार दिए और उसका खाल निकाल कर ये लोग बेचने लगे। जूता बनता था, चप्पल बनता था, ग्लव्स बनते थे और भी बेल्ट बनता था, चमड़ा का वो बंदूक का गोटी रखने के लिए वो बनता था। तो थोड़ा इस्तेमाल तो था उसका भी, इसीलिए लोग मार दिया करते थे। समझ रहे हो ना? और मूल बासिंदे इससे काफी विचलित थे कि भैया ये कर क्या रहा है सब, क्योंकि उनको पता नहीं था। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। उन्हें इस बात का भी डर था कि जानवर एक दिन इस विध्वंस का बदला हमसे जरूर लेंगे, इसलिए संभल जाओ, भगाओ साले वो खदेड़ कर यहाँ से। शुरुआत में आए यूरोपीय लोग जो कि व्यापारी थे, क्या थे? व्यापारी थे, और उनके पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी आए लोग। अब अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए थे उनके साथ साथ। 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न की शिकार थे कि भैया ये ताल्लुक रख रहे हैं, ईसाइयत कर रहे हैं, ईसाई धर्म को फैला रहे हैं, उसके संप्रदाय को ला रहे हैं, इसलिए इन लोगों को दिक्कत तो था ही। कैसे? यहाँ पर देखो, फिर से बताता हूँ कि 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार हुए, क्योंकि जब वो ताल्लुक रखने लगे तो इनको अब हीन भावना से देखने लगे थे, इसलिए दिक्कत था। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक, यहाँ पर समझना, कैथोलिक प्रभुत्व जहां पर था ना, वहां के देशों में रहने वाले जितने भी प्रोटेस्टेंट थे, चाहे प्रोटेस्टेंटवाद बाहर से आने वाले लोग, चाहे उनके विचार, उनको राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक, उनमें से बहुतेरों ने, बहुत ज्यादा लोगों की बात यहाँ पर हो जा रही है कि बहुतेरों ने यूरोप छोड़ दिया। ये लोग यूरोप छोड़ दिए और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। आज भी यही हो रहा है। जिस देशों में लोगों को रहने के लिए दिक्कत हो रहा है, वो देश छोड़कर चले जा रहे हैं वैसे इलाके में बसने के लिए जहां पर उनको सुख सुविधा मिले। हमें पूरा विश्वास है कि लोग शहर को छोड़ेंगे तो वे जंगलों को ही शरण लेंगे, जंगल में ही जाकर शरण लेने वाले हैं। क्योंकि वो लोग, कौन लोग? वही लोगों की बात कर रहा हूं
जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सब चीजों का, दुरुपयोग करते हैं, वो लोग एक दिन जरूर भाग कर जाएंगे ऐसे जगह पर जहां पर उनको सहूलियत हो। जंगल में रहने जाएंगे, लेकिन घर बनवा कर, आलीशान घर बनवा कर, सरकार से आदेश लेकर, लेकिन आशा है कि इधर आएंगे तो उधर जंगल हमारा बसेगा। क्योंकि पृथ्वी अनमोल है भैया, पृथ्वी बहुत ज्यादा अनमोल है, हद से ज्यादा। आप उसको थोड़ा सा प्रदूषण से बचाओ, थोड़ा गंदगी करने से बचाओ, फिर से रिटर्न आ जाएगी। समझ रहे हो ना। जब तक वहां खाली जमीनें थी, समझो यहाँ पर कि बहुत लोग छोड़ के चले आए एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, अमेरिका चले गए। जब तक वहां खाली जमीनें थी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर, धीरे धीरे वे और अंदर चले गए और अंदर मूल निवासियों के गांवों की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। तो खेती करने के लिए पूरा जंगल की सफाई किया और लोहे का सामान का इस्तेमाल कर करके पूरा जमीन को चिकना बना दिया। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीजें आती थी। जो वहां के मूल निवासी थे और यूरोपीय लोग थे, जब दोनों जंगल को देखते थे तो उनके निगाह में अलग अलग चीजें आती थी। मूल निवासी जंगल बचाना चाहते थे और बसे हुए लोग, यूरोपीय लोग, जंगल काटकर खेती करना चाहते थे। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। वो रास्ते खोजे जो यूरोपीय लोग सोच नहीं सकते थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत, कटे हुए जंगल के जगह पे उस जमीन पर मक्के के खेत उगाते थे, मक्का बोते थे। और जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। छोटे छोटे खेत जिसका हो 1-2 एकड़ 3-4 एकड़, तो वैसे ही उसका सपना था कि ऐसे ऐसे लोग वहां पर भर जाएं। मूल निवासी जो अपनी जरूरतों के लिए फसलें उगाते हैं, केवल अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उगाते हैं, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए, केवल जरूरत के लिए ही उगाते थे। और जो जमीनों का मालिक बनने को गलत मानते थे, वो लोग जमीन का मालिक बनने को गलत मानते थे कि भैया मैं मालिक नहीं, सब जमीन अपना है, हमारी है, बस हम केवल खेती करेंगे और वहां से जो भी निकलेगा हम अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। इस बात को नहीं समझ सकते थे, वो इस बात को नहीं समझ सकते थे। यही चीज उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। क्या बनाती थी? जेफरसन के निगाह में यही बात उनको असभ्य बनाती थी, क्योंकि वो जरूरत के लिए ही केवल काम करते थे, जरूरत से ज्यादा काम नहीं करते थे। अब देखो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या बदलाव हुए थे 1700 के करीब में। तो 1701 में कनाडा में जाओगे तो क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता हुआ। 1763 में क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय हुई। 1774 में क्यूबेक एक्ट आया, ठीक है। 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट बन गया। आज कनाडा को धूल चटाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री एकदम जोर पे हैं, पूरा इसका वीजा रद्द कर दो, कोई कनाडा नहीं जाएगा, कनाडा से भारत नहीं आएगा। जब तक यह औकात अपना नहीं समझता है तब तक सब चीज बांध, ब्लॉकेज। अब अमेरिका में क्या होता है? 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। कौन? ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम सौंपा। क्या समझा? मध्य पश्चिम सौंपा, मतलब पश्चिम का इलाका सब अमेरिका को दिया गया। तो पश्चिम के इलाके में कौन कौन आता है? तो पश्चिम में इनका ब्रिटेन से ले लो ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और बाकी सब ब्रिटेन में चला गया। तो ब्रिटेन तो भैया इसी में ही, इन्हीं का अंग है। आज आपको हर चीज मिलेगा, आपको ब्रिटेन जाओ हर चीज A to Z सामान मिलेगा, लेकिन एक भारतीयों का दिल नहीं मिलेगा वहां पे।
ये मेरे से लिख कर ले लो आप। ये तस्वीर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये लाल कलर क्या बताता है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये लाल कलर संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके नीचे बैगनी हरा कलर, ये ल्यूसिलिया। ल्यूसिलिया 1803 में फ्रांस से खरीदा गया। ये फ्रांस से खरीदा गया एक जगह है जिसका नाम है ल्यूसिलिया। फिर आगे चलेंगे तो ये थोड़ा कम हरा वाला नीचे वाला है टेक्सास। तो 1818-1842 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई थी। फिर ब्लू वाला 1819 में स्पेन से खरीदी गई। 1845 में हड़पी गई थी। ये वाला जमीन किधर है? ये वाला शायद जमीन खरीदा गया था। 1846 में ग्रेट ब्रिटेन से संधि के द्वारा दी गई थी जमीन। ये संधि के बाद दिया गया था। ओरेगा देश संधि के बाद दे दिया गया। फिर से ब्लू वाली बात चलाते हैं। सॉरी, ये ब्लू वाला, ये नीला वाला तो इधर है ना, फ्लोरिडा। तो ब्लू वाला 1848 में मैक्सिको द्वारा दी गई थी। ठीक है। और आपका नीचे में जो थोड़ा भूरा कलर का जो दिख रहा है, ग्रेट सर्डेन द्वारा, क्या नाम है? ग्रेट सर्डेन बोला जा सकता है। तो ग्रेट सर्डेन द्वारा 1857 में खरीदी गई थी। ये खरीदा गया था, पूरा जमीन को खरीदा गया था। समझो कि एक इलाके को ही खरीद लिया गया था। तो ये अलास्का है, रूस द्वारा 1867 में दिया गया था। रूस ने इस जमीन को दे दिया था। किसको? अमेरिका को दे दिया था। काहे कि इन लोगों से पूरा यहाँ का देख रेख नहीं हो पाता था। यहाँ से देखेंगे, जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 8वीं सदी के अंत में वजूद में आए थे। कब? 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए और अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार जो अभी है, मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफी इजाफा किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्र को खरीदा और उन्होंने दक्षिण में फ्रांस का जो जगह था लुइसियान परचेज किया, लुइसियान को खरीद लिया। और रूस का अलास्का खरीद लिया, अलास्का से जमीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में भी जमीन जीती। तो युद्ध में जमीन जीता कौन सा? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि युद्ध में वो कौन कौन सा जमीन जीता था, जिसमें से दक्षिण में सनरा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार हिस्सा मैक्सिको से ही जीता गया। किससे? मैक्सिको से ही जीता गया था। और किसी में, आप समझना कि किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बासिंदों की भी रजामंदी ली जाए। किसी के दिमाग में, किसी के भी जहन में यह बात नहीं आया कि वहां के मूल निवासियों से पूछ लो, भैया तुम कहाँ रहोगे, किस देश में रहोगे, लेकिन उससे कौन पूछने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी सरहद, जिसका नाम है फ्रंटियर, तो फ्रंटियर खिसकती रहती है। क्या करती है? खिसकती रहती है। अब भाई सरहद कोई होगी ऐसी चीज जो खिसकती रहती हो, और जैसे जैसे यह खिसकती जाती है, मूल निवासी भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये सब है कि भैया ऐसे ही होगा तो ये लोग खिसकेंगे, जब उनका बॉर्डर इधर उधर होगा तो वो भी इधर उधर हो जाएंगे। तो देखो कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या क्या बदलाव आया था। तो कनाडा में, ठीक है, यहां से देखते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। तो कनाडा में यहाँ पर गए केवल दिखाया गया है। 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह हुआ। 1840 में उच्चोत्तर और निम्नोत्तर कनाडा की कैनेडियन यूनियन बना। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट। कनाडा गोल्ड रश, कनाडा महासंघ, कनाडा में मैटिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह, कनाडा इंडियंस एक्ट, पार महाद्वीपीय रेलवे के
जरिए पूर्वी और पश्चिमी तट का जुड़ाव। 1803 में फ्रांस से लुइसियान की खरीद। 1803 में फ्रांस से लुइसियान को खरीदा। 1825 से 58 के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचे, जहां पर उनके लिए आरक्षित जगह रखा गया था बचाकर। 1832 में जस्टिस मार्शल का फैसला चालू हो गया। 1849 में अमेरिकी गोल्ड रश, ठीक है, इधर कनाडा गोल्ड रश 1849 में आया था, ठीक है, उससे 10 साल पहले अमेरिका में चालू हो गया था। 1861 से 65 के बीच में अमेरिकी गृह युद्ध। 1865 से 90 के बीच में अमेरिकी इंडियन युद्ध, अमेरिका से यूरोप का युद्ध हुआ, ठीक है, और अमेरिका में उनके निवासियों से युद्ध हुआ। अमेरिका से हिंदुस्तान से युद्ध नहीं हुआ था। यहाँ पे इंडियन दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान से युद्ध नहीं दिखाया जाता है कभी भी। अफगानिस्तान वगैरह से युद्ध हुआ था, इसलिए शायद, क्योंकि वो पहले इंडिया का ही इलाका था, इसलिए उसको बोला जा सकता होगा। 1870 पार महाद्वीपीय रेलवे का तैयारी हुआ। और आपको इधर कनाडा में कब हुआ था रेलवे वाला? तो कनाडा में रेलवे वाला 1885 में हुआ था। जो आपको अमेरिका में कब हुआ था? 1870 में, 15 वर्ष पहले। 1890 अमेरिका में जंगली भैंसों का प्रायः उन्मूलन, मतलब मारा गया। 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हो गया था, खत्म हो गए ये लोग। आगे है 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में जबरन यहाँ पर जबरदस्त बदलाव आए थे। कैसे? जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग हो चुका था। मूल निवासियों से अलग रवैया अपनाते थे जमीन के मामले में कौन? यूरोपीय लोग। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, और इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे कि अमेरिका में जमीनों का मालिक बन जाए। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी जमीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी। सब जमीन बड़े बड़े किसानों के हाथ में चली गई, और वे ऐसे जमीन चाहते थे जैसे अपना कह सके, मतलब ऐसा जमीन उनको चाहिए जिसको वो लोग अपना कह सके। पोलैंड से आए लोगों को पोलैंड से जो लोग आए थे उनको प्रेयरी कहते थे। प्रेयरी मतलब चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था। वो केवल चारागाहों में काम करते थे, गाय भैंस बैल जो भी जानवर हो चराने का, जो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज मतलब घास के मैदानों की याद दिलाती थी। स्टेपीज मतलब पहाड़ी वाला इलाका होता है ना, कि आपको स्टेप बाय स्टेप घास होता है, वैसे ही इलाका उनको पसंद था। उन्होंने जमीन की सफाई की, बहुत ज्यादा सफाई की, और खेती का विकास किया। पूरा ज्यादा खेती करने के लिए जगह बना लिए। उन्होंने ऐसी फसलें धान कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी, वही चीजों को उगाया। इसलिए वहां उन्हें ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था, क्योंकि अगर वही सामान हम उगाते हैं तो बहुत ज्यादा मुनाफा पर हम बेच सकते हैं और वहां से पैसा कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। और अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़िए और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया, और जो भी जानवर थे उनको मारना चालू। देख लो यहाँ पर, ये पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, ऐसे जानवर को इनको चराया जा रहा है, और जो भी इसमें जंगली जानवर आ जाए उनको उसी समय गोली मार दिया जाता था, तीर से मार दिया जाता था, और फिर उसी जानवर को पकाकर खा भी जाता था सब। और उन लोगों के जरिए उनका सफाया कर दिया जाता था। किसके जरिए? शिकार के जरिए उनका सफाया कर दिया जाता था। और 1873 में काटीले तार की खोज के बाद, जब काटीला तार आने लगा था, वो कांटा वाला तार, तो उसके बाद वे अपने को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करने लगे, क्योंकि पूरा कटीला तार उन लोगों ने लगा दिया और उससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफी गर्म थी, क्योंकि दक्षिण में बहुत ज्यादा काफी गर्म इलाका था। और दक्षिण अमेरिका उपनिवासियों का यह अनुभव जो था ना, अनुभव रहा था कि दास बनाए गए मूल निवासी, जो
नौकर बनाए गए हैं, दास बनाए गए हैं, गुलाम बनाए गए हैं, वो मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसलिए बगान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। अपना दास मर गया तो अफ्रीका से दास खरीदा। और दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते, जब दास प्रथा विरोध चालू हुआ था, उस विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। जो खरीद लिए गए थे, जो दास थे, वो दास बने रहे, उनके बच्चे भी दास बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बगानों पर और इसलिए दास प्रथा पर टिका हुआ था। उधर का जितना भी अर्थव्यवस्था जो था वो दास प्रथा पर ही टिका हुआ था। दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी गई और उसे एक अमानवीय प्रथा बताया गया कि यह मानव की सभ्यता से खराब है, खत्म है। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले जितने भी थे, चाहे रखने वाले चाहे रखने लायक, उन सभी को उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ। जो भी खात्मा करवाना चाहते थे उनके बीच में युद्ध हुआ और दास्ता विरोधियों की जीत हुई। और जो दास्ता विरोधी जो थे उनकी जीत हुई और उसके बाद से दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अमेरिकी मूल्य जो वहां के मूल निवासी थे, अमेरिकी मूल्य के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष के विजय 20वीं सदी में आकर ही मिला। अपने आजादी का विजय उनको 20वीं सदी में आकर मिला, उससे पहले नहीं मिल पाया था। और तभी स्कूलों तथा ट्रेनों बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हो गई। अब सब कोई एक साथ सफर कर सकते थे। कनाडाई सरकार, जो कनाडा के सरकार थे, तो कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीत लिया। किसको? फ्रांस में जो लड़ाई हुआ था कनाडा को जीत लिया। कौन लोग? ब्रिटिश लोग कनाडा को जीतकर अपने में मिला लिया। वहां फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वतंत्र राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे कि राजनीति में हमारी दर्जा को दिया जाए। तो फ्रांस में हमेशा लोग यही बोलते रहे कि राजनीतिक दर्जा हमें मिले। इसलिए उन लोगों ने मांग उठाई और 1867 में कनाडा को स्वतंत्र राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का हल निकल पाया। क्योंकि कनाडा को 1867 में उनको पूरा आजादी से 100% राज्यों के महासंघ मतलब एक देश का दर्जा उनको दे दिया गया और इसीलिए इस सभ्यता का हल निकल पाया। समस्या खत्म। कनाडा के सभ्यता के लोगों को समस्या अब नहीं लेना पड़ता था क्योंकि उनका संगठन एक राज्य के बीच में महासंघ बना। तो उसको कनाडा के नाम से जानते हैं। कनाडा में बहुत सारे टापू हैं, छोटे मोटे बड़े छोटे सब टापू हैं वहां पे, समझ रहे हो ना। अच्छा लगता है, जमीन अच्छा है वहां पे, आप भी जाओ कभी घूम कर आओ। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अपनी जमीन से मूल बासिंदों की बेदखली कैसे हुई। अपने जमीन से मूल निवासियों को कैसे निचोड़ कर फेंक दिया गया, हटा कर फेंक दिया गया। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।